नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो बेहतरीन चल रही होंगी। उन्हीं तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र। और कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब का अध्याय 5 और अध्याय फिर से है भारत में मानव पूंजी का निर्माण। हम फिर से अध्याय जो चर्चा करेंगे वो भारत की चर्चा करेंगे। तो आज का चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज के लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है और जो लेक्चर होगा वो किसके बारे में होगा, वो है मानव के बारे में। और मानव भी कौन सा? पूंजी वाला, फायदेमंद वाला जो मानव है वही है आज। उसका लेक्चर 1 है। और चलिए शुरू करते हैं कि हमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है। हम इस चैप्टर में पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन कि एग्जैक्टली हमें इसमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे शब्द प्रयोग करा गया मानव पूंजी, ये मानव पूंजी क्या होता है उसको समझेंगे। मानव पूंजी के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या है, कहां से आती है ये मानव पूंजी। मानव पूंजी और मानव विकास, क्या मानव पूंजी से मानव का विकास हो सकता है। और फिर भविष्य की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो होगा। सारे टॉपिक्स बड़े ही विस्तार से और विस्तृत में हम समझते हुए चलेंगे, एक एक शब्द को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना बचे। क्यों? क्योंकि जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये किताब 12th में चलती है, तो 12th में तो भैया ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अब लेक्चर फ्लो आज क्या पढ़ना है गुरुजी, आज क्या बता दो। ठीक है, हम भविष्य की नहीं सोचते, आज की सोचते हैं। आप आज क्या पढ़ाओगे वो बताओ। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा परिचय और फिर उसके बाद पढ़ेंगे मानव पूंजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। परिचय, इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, अभी तक के सफर में हम लोगों ने 4 अध्याय खत्म कर दिए। पहला जो अध्याय था उसमें हमने ये जाना कि जिस दिन भारत आजाद हुआ था उस दिन अंग्रेजों ने किस हालात में भारत की अर्थव्यवस्था हमें सौंपी थी। मतलब बहुत बुरी हालात कर करके अंग्रेजों ने हमें अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में सौंपी। फिर दूसरे अध्याय में हमने ये जाना कि भारत आजाद होने के बाद क्या क्या नीति अपनाता है। तो 1947 से 91 तक की जो कहानी है, 91 तक की कहानी है, वो हमने चैप्टर 2 में जानी। फिर 91 में थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब होती है, सरकार को अपनी नीतियां परिवर्तन करना पड़ता है और नीतियों को परिवर्तित करके सरकार एलपीजी की पॉलिसी लेकर के आती है, जिसको हम कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति सरकार 1991 में अपनाती है। उस 1991 की नीति के बाद क्या हुआ, सब कुछ हमने चैप्टर 3 में पढ़ा। फिर उसके बाद भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसके में हमने चैप्टर पढ़ा निर्धनता, जो चैप्टर 4 था हमारा निर्धनता, जो कि 23-24 के लिए अब एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया है। निर्धनता का चैप्टर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारत में कितनी गरीबी है, कितनी निर्धनता है। और आज जो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं भारत में मानव पूंजी का निर्माण। तो सबसे पहले हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये मानव पूंजी होती क्या है, ये मानव पूंजी क्या है। ठीक है, मानव कौन है ये तो आपको पता है, आप और मैं मानव है। सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो सारे के सारे मानव कहलाते हैं। और पूंजी क्या होती है बेटा? पूंजी होती है असेट, होती है बेटा, संपत्ति होती है हमारी। जैसे आज लोग नहीं कहते मेरे पास 10 करोड़ की पूंजी, मतलब उसके पास 10 करोड़ धन की तक की जमीन, सोना, चांदी, मशीन, फैक्ट्री, यह सब कुछ हो सकती है। तो पूंजी मतलब उसकी एक प्रकार से संपत्ति है। तो ये जो मानव है, ये ह्यूमन है, इसको संपत्ति क्यों बताया गया, क्या कारण है, क्या लॉजिक है, और भारत में किस प्रकार से मानव पूंजी का निर्माण किया जा रहा है ये भी जानेंगे। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये आपके और हमारे से जुड़ा हुआ चैप्टर है और हम किस प्रकार से मानव पूंजी बन सकते हैं। मतलब हम एक सिंपल व्यक्ति से हम किस प्रकार से किसी के लिए संपत्ति बन सकते हैं, हम हमारे राष्ट्र के लिए, हम हमारे परिवार के लिए, हम हमारे राज्य के लिए संपत्ति पूंजी कैसे बन सकते हैं, वो इस अध्याय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को, परिचय या इंट्रोडक्शन। और कभी भी अगर हम लोग शुरुआत करेंगे तो हम कहां जाते हैं, हम हमारे इतिहास में जाते हैं, इतिहास से कुछ याद करते हैं। और इतिहास से आप एक क्लास 10th का जो ज्योग्राफी का, भूगोल का अध्याय 1 था, संसाधन एवं विकास, उसको याद करिए। और उसमें हमने संसाधन की परिभाषा पढ़ी थी बच्चों। क्या पढ़ी थी? संसाधन की परिभाषा पढ़ी थी, रिसोर्स के बारे में हमने पढ़ा था। संसाधन या रिसोर्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूं। संसाधन या रिसोर्स, वहां पर यह बताया गया था कि पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी जरूरतों या आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, वह
संसाधन कहलाती है। तो पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, अब पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जो कुछ है सब कुछ पर्यावरण है। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा। तो पर्यावरण में उपलब्ध वो प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती है, वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी, वो रिसोर्स कहलाएगी। आज आप जिस मोबाइल से मुझसे पढ़ रहे हैं, जिस मोबाइल में मुझको देख रहे हैं, आज आपके लिए पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई आवश्यक है। और वो पढ़ाई किसके कारण कर पा रहे हैं? आप मोबाइल के कारण कर पा रहे हैं। तो मोबाइल आपका क्या हो जाएगा? एक संसाधन हो जाएगा, एक रिसोर्स हो जाएगा। आज व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी उसके लिए क्या हो जाएगी? संसाधन हो जाएगी। तो मेरी आवश्यकताओं को, जिन भी आवश्यकता है, जो भी जरूरत उसको जो पूरा कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? संसाधन या रिसोर्स कहलाएगा। परंतु अब आज देखिए, हमारे पर्यावरण में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं कि भाई ये हमारी इतना भी यूजफुल आ सकती है, ये हमारे इतना भी काम आ सकती है। अब उसका जो पता लगाता है, वो पता कौन लगाता है? वो मानव लगाता है। पता कौन लगाएगा? मानव लगाएगा कि हाँ भैया ये जो वस्तु है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज खनिज, ठीक है, जैसे हम कहते हैं सोना चांदी, ये सब कुछ गोल्ड है। आज गोल्ड की कितनी आवश्यकता होती है। देखिए आज हमारे इंडिया में तो शादी हो, कोई फंक्शन हो, तो महिलाएं कितना गोल्ड पहनती है। महिलाएं क्या, पुरुष भी पहनते हैं, पांचों पांचों उंगलियों में अंगूठिया, सोने की चेन। तो अब गोल्ड क्या है? हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। अब जो जरूरत को पूरा कर रहा है, परंतु वो गोल्ड खनिज है, अब वो यहां से निकलेगा खनिज, ये गोल्ड हमारे इतना काम आ सकता है। किसने पता लगाया? मानव ने पता लगाया। वो गोल्ड जब निकलता है, इतना गंदा निकलता है, इतना गंदा निकलता है, आप देख करके उल्टी कर दो, परंतु उस गोल्ड को हम कितना चाव से पहनते हैं, कितनी इच्छा से पहनते हैं। तो उस गोल्ड को बेकार फॉर्म से एक सही फॉर्म में बनाना, ये किसने करा? ये मानव ने करा। मतलब संसाधन की पहचान जो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? मानव कर रहा है कि हाँ ये मेरे लिए संसाधन है, ये मेरे लिए रिसोर्स है, ये मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हम तय कर रहे हैं ना कि ये चीज मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। हम मानव है, तो मानव तय कर रहा है कि कौन सा संसाधन हमारे मानवों की इच्छाओं को, हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, वही संसाधन होता है। तो जब मानव खुद तय कर रहा है कि संसाधन क्या है, तो जो तय करने वाला है वो तो सबसे बड़ा संसाधन है बच्चों। तो मानव तो क्या है? सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि पता ही ये लगा पा रहा है कि हमें सबसे बड़ा संसाधन है, उसको हमें बिल्कुल क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। तो मानव जो है वो सबसे बड़ा संसाधन है, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स। अगर कोई सबसे बड़ा रिसोर्स कोई है तो वो ह्यूमन रिसोर्स है। आप और मैं सबसे बड़े रिसोर्स है, क्योंकि हम लोग ही पता लगा रहे हैं कि भाई ये जो चीज है ये हमारे इतना काम आ सकती है, ये हमारी आवश्यकताओं को, ये हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। अब आप एक को छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज हम कहते हैं ना कि भाई हमारे अंदर एक आत्मा है ना, एक आत्मा है। और जो संत महात्मा होते हैं वो क्या कहते हैं कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होना चाहिए, मतलब ईश्वर से मिलन होना चाहिए, ईश्वर से हमारी बात होनी चाहिए। अब वो परमात्मा है ना, उसी ने सारी आत्माओं को बनाया, मुझे, आपको, सबको, ठीक है, सबको बनाया, सबका मालिक एक, ठीक है, उसी ने मैं बनाया। तो अब एक बात बताओ, हम में से सबसे बड़ा कौन है? भैया वो बैठा है ऊपर, क्योंकि अपन आत्मा है, वो परमात्मा है, सबसे बड़ी आत्मा है। तो उसी प्रकार से ये संसाधन है, ये सबसे बड़ा संसाधन है, क्योंकि पहचान ये रहा है कि हाँ भैया ये चीज मेरे काम आ सकती है, ये चीज मेरी आवश्यकताओं को, मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती है, तो संसाधन है। चलो अब एक और उदाहरण आपको देता हूं। आज आप जब बड़े हो जाओगे, 19 साल के, 20 साल के, 21 साल के, ठीक है, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करोगे, सरकारी नौकरी नहीं लगी तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब मांगने जाओगे। अब ये कौन तय करेगा कि आप उनकी कंपनी में काम करोगे या नहीं करोगे? कौन तय करेगा? मालिक तय करेगा, ठीक है। मतलब अब मालिक तय कर रहा है कि आप कंपनी के काम आ सकते हो या नहीं आ सकते। तो आप तो कंपनी का एक भाग बनोगे, परंतु सबसे बड़ा कौन है? मालिक है, क्योंकि मालिक तय कर रहा है कि आप काम आ सकते हो या नहीं आ सकते। तो उसी प्रकार से मानव तय कर रहा है कि ये चीज मेरे काम आ सकती है या नहीं आ सकती, इसलिए ये संसाधन है, इसलिए ये क्या है? रिसोर्स है। तो मानव सबसे बड़ा संसाधन अगर कोई है तो वो मानव है। बेटा प्रकृति को, अगर प्रकृति का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो करा है, उसका सही यूज अगर किसी ने करा है तो वो भी मानव ने करा है, और अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है तो वो भी मानव ने पहुंचाया है। तो मानव सबसे बड़ा संसाधन भी है और मानव सबसे बड़ा दुख भी है प्रकृति के लिए, क्योंकि बहुत नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि हम इतना प्रदूषण करते हैं और करते हैं ये सब कुछ। तो मानव संसाधन है, तो मानव भी क्या है? संसाधन है। अब मानव संसाधन होने का मतलब ये है कि उसमें ऐसे गुण है, ऐसा कौशल है, उसमें ऐसा टैलेंट है जिससे कि वो किसी चीज का निर्माण कर सकता है, कुछ बना सकता है, कुछ पता लगा सकता है। तो इसलिए मानव संसाधन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो मानव है या जिसको मानव संसाधन कह रहे हैं, इस मानव को मानव पूंजी के रूप में कैसे परिवर्तित हो, इस मानव को मानव पूंजी किस प्रकार से बनाया जाए। पूंजी का मतलब होता है संपत्ति बेटा, ठीक है।
आपके पास जो असेट होगी, जो संपत्ति होगी, उसको पूंजी कहा जाएगा। तो अब इस मानव को मानव पूंजी किस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार की संपत्ति किस प्रकार बनाया जाए जिससे कि राष्ट्र के काम आ सके, राज्य के काम आ सके, ठीक है, परिवार के काम आ सके, समाज के काम आ सके। तो मानव को मानव पूंजी किस प्रकार से बनाया जाए, मानव को मानव संसाधन किस प्रकार से बनाया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि 2-3 चीजों पर खर्चा करना बड़ा जरूरी है। तो 2-3 चीजों में सबसे पहला जो है वो है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। किसने कहा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा है सब कुछ है। तो एजुकेशन बड़ी जरूरी है। अगर मानव को मानव पूंजी बनाना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बाद जो जरूरी आता है वो आता है स्वास्थ्य, हेल्थ, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। अगर मेरा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मेरी शिक्षा कोई काम नहीं है कि भैया शरीर स्वस्थ होना जरूरी। इसके अलावा एक और बात पर जोर दिया गया है यहाँ पर, वो है बेटा प्रशिक्षण, जिसको ट्रेनिंग कहा जाता है। अब अपन तीनों को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मानव को मानव पूंजी बनाने का अर्थ यह है बच्चों कि मानव को इस प्रकार परिवर्तित कर देना कि वो देश के काम आ सके, परिवार के, समाज के, सोसाइटी के काम आ सके। मतलब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन करने की क्षमता है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, उत्पादन करने की क्षमता उसकी बढ़े। तो सबसे पहला तो जो फैक्टर बताया गया वो बताया गया शिक्षा, एजुकेशन, कि देश में सरकारों को क्या करना चाहिए, बच्चों की, लोगों की एजुकेशन पे खूब पैसा खर्चा करना चाहिए। सरकार को खूब लोगों को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होगा वो ज्यादा पैसा कमा सकता है, ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होगा वो ज्यादा टैलेंटेड काम कर सकता है, उसमें ज्यादा गुण आएगा, ज्यादा कौशल आएगा। अब आज एक बात देखिए, हम कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है, और हम कभी बार ये भी कहते हैं नहीं साहब खेती बाड़ी में तो हम पिछड़ रहे हैं। तो अब सोचिए कि अगर किसानों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी जाए, बहुत अच्छी शिक्षा दे दी जाए, उनको बिल्कुल आज के समय में टेक्नोलॉजी के से जोड़ दिया जाए, तो वो किसान कितनी तरक्की कर सकता है। आज एक कोई पढ़ा लिखा किसान है, आप बहुत सी बार एडवर्टाइजमेंट भी देखते होंगे कि साहब ये किसान का बेटा है, ये उस बड़े शहर से पढ़ करके आया और उसने बोला नहीं पिताजी आज से खेती ऐसे नहीं करेंगे, ये देखिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इससे खेती करेंगे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे काम करना है। उसको शिक्षा मिली, एजुकेशन मिली, तो उसने पूरे मतलब अपने खेत की दिशा ही बदल दी, बिल्कुल गजब ही काम कर दिया। जहां पहले कुछ थोड़ा बहुत उगता था वो अब ज्यादा उगता है, जहां पहले थोड़ा बहुत कम रेट पे बिका करता था अब ज्यादा रेट पे बिका करता है। तो अब उससे क्या हुआ, उस किसान की जो उत्पादन शक्ति है वो बढ़ गई, क्योंकि किसके कारण? एजुकेशन के कारण, शिक्षा के कारण। शिक्षित व्यक्ति को जल्दी और अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाता है, ज्यादा अच्छा रोजगार मिल जाता है, ठीक है, अच्छा काम हो जाता है। जैसे अब आज एक बात बताइए, आज आप देखते हैं कि मकानों के जो नक्शे होते हैं, ठीक है, आज मकान बनाने का काम कौन करता है? मजदूर करता है, मिस्त्री करते हैं, ठीक है, मजदूर जो ईंट पकड़ाता है वो, और मिस्त्री जो ईंटों से फिर मकान बनाना शुरू करता है। आज वो मिस्त्री, वो मजदूर कितनी मेहनत करता है, कितनी मेहनत करता है। सुबह आएंगे 9-10 बजे, फिर शाम को 5-6 बजे तक लगातार लगे रहते हैं, बीच में आधे 1 घंटे लंच करेंगे, खूब मेहनत करते हैं। वो जितना लेते हैं उससे ज्यादा इंजीनियर एक बार नक्शा बनाने के लिए जाता है। हाँ साहब 10,000-20,000 रुपये लूंगा, नक्शा बना दे, ये नक्शा है, ये ऐसा है, ये यहाँ पर ये होना चाहिए, ये यहाँ पर ये होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंजीनियर पढ़ा लिखा है बेटा, वो शिक्षित है, वो शिक्षित है ना, तो शिक्षित है तो इसलिए उसको क्या हुआ, ज्यादा पैसा मिला। इसी प्रकार से आप स्कूल जाते हो तो स्कूलों में देखते होंगे कि भाई जो टीचर है उनको ज्यादा पेमेंट होता है, और जो बाकी का स्टाफ होता है, जैसे कि कोई पानी पिलाने वाला है या और कोई काम करने वाला हो गए, तो वो जो काम करने वाले हैं उनको कम पेमेंट होता है और टीचर को ज्यादा पेमेंट होता है, क्योंकि टीचर शिक्षित है। तो ये शिक्षा क्या है, बड़ी जरूरी, एजुकेशन बड़ी जरूरी है। एजुकेशन क्यों दी जा रही है कि जो भी काम अगर व्यक्ति करे तो उससे उसकी उत्पादन शक्ति बढ़े, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़े, जैसे कि हमने एक किसान वाला उदाहरण लिया था। उसके बाद जो दूसरा है वो है बेटा स्वास्थ्य, हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ बड़ी जरूरी है। तो इसलिए सरकार को क्या खर्चा करना चाहिए, स्वास्थ्य पे खर्चा करना चाहिए, हेल्थ पे खर्चा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल बनाने चाहिए, देश के अंदर बड़ी से बड़ी बीमारी का आराम से सुविधाजनक तरीके से इलाज हो जाए, किसी बात की चिंता ना हो, बेहतर डॉक्टर्स हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। और ये चीज भारत ने कोरोना के समय पूरी दुनिया में दिखा दी। जब बड़े बड़े देशों की हालात टाइट हो गए थे ना, तो भारत ने मिसाल कायम करी कि साहब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है विदेशों की तुलना में 100 गुना बेहतर है। हमने दुनिया को डॉक्टर्स दिखाया कि हाँ साहब देखो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स कितनी मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्चा करना। इसके बाद ये तो देखो, ये दो तो कहीं ना कहीं काम एक इंडिविजुअल हर परिवार को भी करने चाहिए। किसी भी माता पिता को ये नहीं सोचना चाहिए नहीं साहब पढ़ा लिखा के क्या कर लेंगे, कौन सा कलेक्टर बन जाएगा। अरे सब कलेक्टर नहीं, कुछ तो बनेंगे ना।
तो ये तो इंडिविजुअल को भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हर परिवार को भी खर्चा करना चाहिए और सरकारें भी खर्चा करती हैं, ठीक है, जरूरी भी है। फिर ये है बेटा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग बेटा। ये वाला जो मैटर है ना, ये आता है बेटा अगर आप कहीं पे काम करने जाते हो और करने जाते हो तो उसके लिए। जैसे आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में गए, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप किसी कॉल सेंटर को ज्वाइन करते हैं, कॉल सेंटर का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी का, कि भाई अब वहाँ पे आपके पास लोगों के कॉल आएंगे और आप उनको जवाब देंगे कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए। जैसे आपने कभी देखा होगा, अच्छा मेरे में ये प्रॉब्लम, आपने पहले हुआ करता था, आपने मेरे आज 5 रुपये काट लिए, क्यों काटे, जवाब दो मुझे, ठीक है। फ़ोन पे तो हम कॉल करना करते थे। तो उस कॉल सेंटर में जब जाते हैं ना तो 10 दिन 15 दिन पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, इस वाली बात का क्या जवाब देना है, इस वाली बात का क्या जवाब देना है, इस वाली बात का क्या जवाब देना है। तो जब हम किसी कंपनी को या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले हमें क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, जिससे कि हम बेहतर काम कर सके, हम अच्छा काम कर सके। और जब हम अच्छा काम करेंगे तभी तो हम पूंजी है। बेकार काम करने वाले को किसको कौन पूंजी कहेगा। तो मानव या मानव पूंजी कब बनता है, जब हम इन 3 चीजों पे खर्चा करते हैं बेटा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और प्रशिक्षण पे। एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग, ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग, ये 3 जो है वो बड़ी चीजें हैं बेटा। आप इसको आराम से ऐसे भी याद रख सकते हैं, हेट के नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। हेट, HET, हेट, ठीक है। हेल्थ, एजुकेशन और ट्रेनिंग, ये 3 चीजें हैं जो कि व्यक्ति को मानव से मानव पूंजी बनाती है। मानव को मानव पूंजी बनाती है, वो इस रूप में परिवर्तित कर देती है कि भैया आप देश के भी काम आ सको, आप राज्य के काम आ सको, आप परिवार के भी काम आ सको। अब आज देखिए, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, जो हेल्दी व्यक्ति होगा, वही तो दूसरों की मदद कर सकता है, वही तो दूसरों को और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। शिक्षित व्यक्ति होगा वह ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा पैसा कमाएगा तो ज्यादा सोसाइटी की मदद करेगा कि हाँ सोचता चले मेरे पास बहुत पैसा है, ये काम करता हूँ, इन 5 गरीब बच्चों को मैं अच्छे से स्कूल में पढ़ा देता हूँ, सोसाइटी की हेल्प करेगा। ओके, तो ज्यादा शिक्षित होगा, ज्यादा पैसा कमाएगा, सोसाइटी को हेल्प करेगा। ज्यादा शिक्षित है, ज्यादा स्वस्थ और बेहतर ट्रेनिंग उसने ले रखी है, तो बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम करेगा जिससे कि देश का भी नाम रोशन हो। सस्ते से सस्ते में अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी बनाने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, ये सब मानव पूंजी है बेटा, ऐसी पूंजी जो कि मानव है। मानव हमारे लिए पूंजी है, मतलब यहां पे धन की, दौलत की बात नहीं करेगी, यहां पे बात करेगी कि जो मानव है वो किस प्रकार से राष्ट्र को आगे ले जा सकता है, उसके लिए हम उस मानव को कैसे तैयार करें, वही मानव पूंजी है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूं कि भैया आज एक व्यक्ति है, वो बीमार सा रहता है, 30 दिन में से 15-20 दिन तो वो बीमार सा रहता है। अब उससे क्या काम करवा लोगे भाई। पर एक है जो 30 में, कोई साल में 1-2 बार ही बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का 1-2 दिन के लिए बीमार पड़ता है। अब वो व्यक्ति ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा रेस्पेक्ट सोसाइटी में कमाएगा। तो वो क्या है, एक प्रकार से परिवार के लिए पूंजी है, एक प्रकार से संपत्ति है कि नहीं साहब ये कमा करके ला रहा। तो उसी प्रकार से हमें मानव को क्या है, मानव पूंजी में परिवर्तित करना होता है। और मानव पूंजी में किस प्रकार से परिवर्तित करा जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पे खर्चा करके करा जाता है। अब आप बोलोगे सर मानव संसाधन में और मानव पूंजी में डिफरेंस क्या है। मानव संसाधन का सिर्फ इतना सा अर्थ है कि उसमें कितना ज्ञान है, कितना कौशल है उस काम को लेकर करके, मतलब कितनी शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग उसके पास है। और जब पूंजी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि देश में कितने ऐसे हैं जिनके पास ये पूरा कौशल, उतना टैलेंट होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे बुक की तरफ। मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। देखिए, मानव जाति के जो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, आप उन पर विचार करिए। आपने कभी जिंदगी में ऐसा सोचा है कि हम जो मानव है, वो, ये बात आपने देखा होगा कि हमारे संत महात्मा भी कहते हैं कि जो मानव का जन्म है ना, वो सबसे अनमोल है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे प्रीशियस अगर जन्म है तो वो मानव का। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मानव के पास बेटा 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दूसरे जीवों के पास नहीं है। जो 2 चीज हमें ही मिली है जनरली, दूसरे लोगों को नहीं मिली। पहली तो है बेटा विवेकशीलता। विवेकशीलता का अर्थ क्या है, मैं सोच समझ सकता हूं। आज आप भी सोच समझ सकते हैं कि मनीष सर जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा कम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। आप में सोच समझ सकती है ये जो काम हो रहा है वो सही है या गलत है, मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा है। हम विवेकशील है, हम सोच समझ सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो सोचा है, ये जो समझा है हमने, जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, उसको अभिव्यक्त करने की ताकत है मेरे पास। अभिव्यक्त करने का मतलब होता है उसको एक्सप्रेस करने की ताकत है। एक्सप्रेस का मतलब, और एक्सप्रेस कैसे करेंगे हम लोग, भाषा से। हमारे पास भाषा है, हमारे पास हमारी लैंग्वेज है। आज मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं,
कोई इंग्लिश में समझाता है, कोई मलयालम में, कोई कन्नड़ में, कोई तेलुगु में, कोई अलग अलग भाषाओं में समझाता है। तो हमारे पास पहले तो सोचने और समझने की शक्ति है और दूसरा उसको एक्सप्रेस करने की, उसको बताने की ताकत है, जो कि हमारी भाषा है। ये दो बड़ी चीजें हैं जो कि मानव के पास है। तो अब ये जो मानव जाति है, इसके विकास के अगर आप सोचेंगे तो उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि मानव जाति के विकास को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली तो देखो विवेकशीलता तो जरूरी है। विवेकशीलता, अब इंसान विवेकशील भी कैसे बनता है? शिक्षा से बनता है। शिक्षा आएगी तो ही उसमें सोचने समझने की शक्ति आएगी। देखिए आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पहले जब भारत में काफी कुप्रथाएं थी, जाति प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, ये सब कुछ हो गई। आज सरकारें क्या कहती हैं कि नहीं साहब पढ़िए लिखिए, सब आगे बढ़िए, और पढ़ लिख करके क्यों पढ़ाई लिखाई पे क्यों जोर डाला गया है? जिससे कि ये बताया जाए नहीं बेटा ये सब देखो गलत बात है। कोई व्यक्ति जाति से, कोई व्यक्ति जन्म से गलत नहीं होता, व्यक्ति के कर्म उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो हमारे दिमाग में से थॉट अब साफ करा जा रहा है कि नहीं नहीं साहब जाति धर्म लिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति के कर्म इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा से हम विवेकशील बने, हमारी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो अभी जो मानव जाति का विकास हो रहा है उसको कौन कौन सी ऐसी चीजें प्रभावित करने वाली है उस पर विचार करें आप कभी। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमता ही है। ज्ञान संग्रह करने की क्षमता, क्या बोला है? ज्ञान को संग्रह करना मतलब ज्ञान को इकट्ठा करने की क्षमता और उसका प्रसारण करने मतलब और उसको फैलाने की क्षमता। ठीक है, तो अब देखो यहां पर वापस आओ, विवेकशीलता। विवेकशीलता कब आएगी? जब आप ज्ञान को ज्यादा ज्यादा संग्रह कर लोगे, आप ज्ञान ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लोगे। ये किताब भी पढ़ी, वो भी पढ़ी, वहां से उसके उस महापुरुष के बारे में पढ़ा, उस महापुरुष के बारे में पढ़ा, ये भी पढ़ा, खूब ज्ञान आपने संग्रह कर लिया, आपने खूब ज्ञान इकट्ठा कर लिया। अब ज्ञान इकट्ठा करने की कितनी क्षमता है, कितना आप ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो वो, और उसके बाद उसका प्रसारण कैसे करते हो, उसको फैलाते कैसे हो? तो फैलाने के लिए आपको क्या चाहिए? भाषा तो चाहिए। तो ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमता ही है जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते हैं। तो लोग कैसे करते हैं? तो बातचीत के द्वारा उस ज्ञान का प्रसारण करते हैं, लोकगीत गीतों के द्वारा प्रसारण करते हैं, बड़े बड़े व्याख्यानों के द्वारा, ठीक है, तो उनके द्वारा भी, इनके माध्यम से भी क्या करते हैं, जो अपना प्रसारण है वो करते हैं कि भाई मैंने ये ज्ञान इकट्ठा करा है या आप इसको मानिए। जैसे कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध जी ने क्या करा? उपदेश देना शुरू करा, लोगों तक गए, लोगों को समझाया कि क्या सत्य है, ठीक है, क्या ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, वो समझाया। तो ज्ञान का प्रसार करा कैसे? बातचीत के द्वारा, इन सब के द्वारा। यहाँ पे मनुष्य को दिखाया गया कि सब हम सब एक है। मनुष्य ने शीघ्र जान लिया कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है। तो देखो मनुष्य ने शीघ्र जान लिया, बहुत जल्दी मनुष्य ने पहचान लिया कि कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए, कुशलतापूर्वक का मतलब होता है अच्छी तरीके से करने के लिए, एक्सपर्ट तरीके से करने के लिए, एक स्पेशलाइज तरीके से करने के लिए, विशेष रूप से उस कार्य को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? एक तो अच्छे प्रशिक्षण की, हमें एक अच्छे ट्रेनिंग की जरूरत है। देखो आज अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पढ़ाने से पहले ट्रेनिंग की जरूरत है कि भाई मैं अच्छे से ट्रेन हूं, जिससे कि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाऊं। तो अगर मुझे पढ़ाना अच्छे से है तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा? अच्छे से ट्रेन होना पड़ेगा। तो अगर मुझे कार्यों को कुशलतापूर्वक करना है, मतलब बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से उस कार्य को करना है, तो सबसे पहले तो मेरे लिए क्या जरूरी है? उसका प्रशिक्षण, उसका ट्रेनिंग जरूरी है। जैसे आज डॉक्टर है तो डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि हाँ भैया अच्छा पेपर पास कर लिया तो चलो भाई कल से तू उस हॉस्पिटल में लग जाना, तो उस हॉस्पिटल में लग जाना, ऐसा तो नहीं। पहले उनकी बहुत ट्रेनिंग होती है, पहले जो डेड बॉडीज होती है उन पर अप्लाई करवाते हैं। देखो भैया यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑपरेट करके दिखाओ, नहीं ये वाली नस पर नहीं, इस वाली नस पे नहीं चलना चाहिए, इस वाली नस पे ही कटना चाहिए। उनको अच्छे से क्या करा जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग अगर अच्छे से होगी तो ही वो अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद कौशल की आवश्यकता होती है। कौशल का मतलब क्या है? टैलेंट की। टैलेंट तो जरूरी है, बिना टैलेंट के क्या कर लोगे आप? आज एक बात मुझे बताइए कि मुझमें अगर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का ज्ञान ही नहीं होगा, उसका टैलेंट ही नहीं होगा, तो फिर मैं ट्रेनिंग क्या कर लेगी मेरी? ट्रेनिंग तो मुझे यह बता रही है कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों को कैसे इंप्रेसिव बनाना है, बच्चों को किस प्रकार से आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो जिससे कि बच्चे आपसे जुड़े रहे। पर उससे पहले टैलेंट होना तो जरूरी है ना, टैलेंट होना तो जरूरी है। तो टैलेंट और ट्रेनिंग ये दोनों जरूरी है कि हम अच्छे से कुशलतापूर्वक अच्छे से काम करें। टैलेंट भी हो और टैलेंट के बाद ट्रेनिंग भी मिले, ये बड़ा आवश्यक है। जैसे यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि ये कोई हेड है और ये इसको ट्रेन करेगी, देखो देखो ये काम जो है ये ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं, और हमें यह बात पता है, हम जानते हैं इस बात को कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसके श्रम कौशल जो है अशिक्षित व्यक्ति से ज्यादा होता है। श्रम कौशल का मतलब क्या है? श्रम मतलब लेबर, काम करना, ठीक है, जो है
जो काम करने के जो कौशल है, जो टैलेंट है, वो शिक्षित व्यक्ति में ज़्यादा होंगे अशिक्षित की तुलना में। जैसे आज अशिक्षित क्या है भाई, वो मजदूरी कर लेगा, कोई छोटा मोटा काम कर लेगा, पर शिक्षित व्यक्ति और भी अच्छे काम कर सकता है, ठीक है, बड़ी बड़ी फाइलों को मैनेज कर सकता है, कंप्यूटर चला सकता है और बड़े बड़े काम कर सकता है। जो शिक्षित व्यक्ति है उसका श्रम कौशल, जो टैलेंट है, वो ज़्यादा होगा अशिक्षित की तुलना में। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, हमने उत्पादन के कारक पढ़े कि जब भी हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना होता है तो उस उत्पादन के लिए हमें कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उसके कारक कहते हैं। जैसे कि भूमि के बाद है श्रम। अब ये श्रम बेटा दो प्रकार का होता है, श्रम दो प्रकार का होता है। एक होता है कुशल श्रम जिसको स्किल लेबर कहा जाता है, और एक होता है अकुशल श्रम जिसको अनस्किल लेबर कहा जाता है। कुशल में कौन आ गए, जो एक्सपर्ट है, ठीक है, जो टैलेंट है, जो पढ़े लिखे हैं, वो आ जाएंगे इसमें। अकुशल में जो पढ़े लिखे नहीं है। तो देखो श्रम में, लेबर में हमें दोनों प्रकार की जरूरत होगी, परंतु अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड होगा, ज्यादा पैसा कमा सकता है। इसके अलावा हम पूंजी की बात करते हैं और मानव पूंजी की भी बात करते हैं। इसी कारण से जो पहला है दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सर्जन करता है। कौन, जिसने अधिक शिक्षा है। अधिक शिक्षा, ज्यादा एजुकेशन मतलब ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, और आर्थिक समृद्धि में उसका योगदान क्रमशः अधिक होता है, और आर्थिक समृद्धि में भी उसका योगदान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि देखिए आज आपने शिक्षा लिया, आपने ज्यादा पैसा कमाया मतलब आप सरकार को ज्यादा टैक्स दोगे, और ज्यादा टैक्स अगर आप सरकार को दोगे तो सरकार देश का ज्यादा विकास करेगी, तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अधिक शिक्षा ली मतलब मुझ में जो उत्पादक शक्ति है वो बढ़ाई गई है, मेरा टैलेंट जो है वो बढ़ाया गया है। उस टैलेंट से मैं क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी जीडीपी कहलाती है। जब ज्यादा जीडीपी होगी इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारा देश आर्थिक समृद्धि कर रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ है। तो शिक्षा पाने का प्रयास सिर्फ ये नहीं है कि उपार्जन क्षमता, ठीक है, कि भैया हम ज्यादा आय कमा लेंगे या हम ज्यादा बेहतर जीवन जी लेंगे या ज्यादा उत्पादन हो जाएगा, इसके भी आगे है, ठीक है। मतलब सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षा पाने का जो लक्ष्य है वो उसके भी आगे। और देखिए मेरी नजर में एजुकेशन या मेरी नजर में शिक्षा क्या है बच्चों, मेरी नजर में शिक्षा में ये डिग्रियां मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, डिग्रियां मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। मेरे लिए महत्व है कि हम एक अच्छे व्यक्ति बने। अगर आप शिक्षित होने के बाद भी आप उन रूढ़िवादी सोचों पे कायम है कि नहीं साहब ये इस जाति का व्यक्ति है, ये इस धर्म का व्यक्ति है, ये इस लिंग का व्यक्ति है, ये वहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में है, ये अशिक्षित है, ये शिक्षित है, इन सब में अगर आप भेद करते हैं तो मेरी नज़र में आपकी शिक्षा नीलबट्टे सन्नाटा है। मेरी नज़र में आपकी शिक्षा नीलबट्टे सन्नाटा है। और इसके अलावा अगर आप शिक्षित होकर करके आपको में ये घमंड आ जाता है कि नहीं साहब मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो भी मेरी नज़र में आपकी शिक्षा बेकार है। हमेशा शिक्षित व्यक्ति के लक्षण है बेटा कि आप शिक्षित बनकर के रहे, आप सब में समानता की बात आप में करें, समानता का भाव आप में होना चाहिए, और इसके साथ साथ डाउन टू अर्थ जो हम कहते हैं कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हमें हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए। अगर आपको लगे कि यार ये मुझसे छोटा है और फिर भी कुछ अच्छी बात सिखा रहा है तो आपको सीखना चाहिए। आपने उस समय ये घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं साहब अरे भैया तू मुझे बताएगा, बेवकूफ आदमी, मैंने कितना ज्ञान अर्जित कराया। नहीं, ये जो मैं है ना, ये मैं कभी नहीं बताने देना अपने आप में, ठीक है। यूपीएससी के टीचर हैं डॉक्टर विकास देवेकर सर, वो एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि जितने बड़े प्रोफेसर को आप देखोगे ना, जितना बड़ा प्रोफेसर जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, उसको कभी भी कह दोगे ना प्रोफेसर, वो नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख करके पढ़ा। अब सोचिए वो इतना बड़ा प्रोफेसर ये बात कहता है कि नहीं सर मैं सीख करके पढ़ा, मतलब मैं ऐसा हूं कि मुझे कुछ ही नहीं आता और बता दो, पर वो प्रोफेसर है, वो क्या है, उसका डाउन टू अर्थ है, सीखने के लिए वो हमेशा रेडी है। तो हम स्टूडेंट बनकर के रहे तो ही ज्यादा बेहतर होता है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। ये किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाता है, व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति पर पहुंचाता है और गौरव प्रदान करता है। हमारी सामाजिक स्थिति है वो बेहतर होती है, वो सुधरती है। अब इस बात को समझिएगा, उच्चतम सामाजिक स्थिति, पहली बात तो अगर आपके पास आय आएगी, आपके पास पैसा आएगा तो आपका सामाजिक स्थिति वैसे ही सुधरेगा, ठीक है। आपके पास अच्छा घर होगा, घर में अच्छी सुख सुविधाएं होंगी तो आपकी सामाजिक स्थिति सुधरेगी, और पैसा होगा तो लोग ऑटोमेटिकली आपका सम्मान भी करेंगे, आपको एक गौरव प्रदान होगा, ठीक है। आपको एक रेस्पेक्ट जो कहते हैं ना, वो रेस्पेक्ट वाला जो फीलिंग है वो आएगी। इसके अलावा क्या है कि व्यक्ति को जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने के योग्य बनाती है। जब शिक्षा, हम एजुकेटेड होते हैं तो हमें अच्छे से पता होता है मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, मैं इस रास्ते पर जाऊंगा।
तो शिक्षा हमें बेहतर विकल्प चयन करने में हमारी मदद करती है। इसके अलावा समाज में जो चल रहे परिवर्तन हैं उनको समझ पाने में भी बड़ी सहायता करती है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देती है। भाई जैसे आज जो पढ़े लिखे व्यक्ति है वो कहेंगे नहीं नहीं यार देखो ये भेदभाव नहीं, क्या होता है कास्ट रिलीजन जेंडर, नहीं सब बराबर है। तो अब हम क्या है नव परिवर्तनों की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं हम उनको बढ़ावा देते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है वो नहीं साहब ऐसा ये गलत है, ये चीजें नहीं चलेगी, सब बराबर है। तो हम नए जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एजुकेटेड है, हम पढ़े लिखे। आज अगर कोई कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, रंग के आधार पे, किसी भी आधार पे अगर भेदभाव करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार 21वीं सदी में जी रहा पढ़ा लिखा व्यक्ति होकर के तो ऐसी बातें करता है, बेवकूफ आदमी। तो हमारे नजर में क्या हो, उसकी पढ़ाई बेकार हुई, मतलब वो नए परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो शिक्षा हमारा सामाजिक स्तर उठाती है बेटा। शिक्षा हमारी सोच परिवर्तित करती है कि हाँ भैया हमारी सोच ठीक होनी चाहिए, हमारी सोच राष्ट्र के प्रति, लोगों के प्रति हमारी सोच होनी चाहिए। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी सहायक होती है। अब देखिए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जो नई टेक्नोलॉजी आएगी ना उसको जल्दी से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, उसको जल्दी से सीख जाएगा। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे अगर आप अभी साइकिल चलाते हो, अगर आपने साइकिल चला रखी है ना तो आपको मोटरसाइकिल सीखने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से सीख जाओगे, जल्दी से सीख जाओगे, बहुत जल्दी। क्या ये बस क्योंकि बैलेंस बनाना आपको आता ही था साइकिल पे, अब आपको सीखना, हाँ यहाँ से गियर लगेगा, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये होगा, बस आप सीख के 2 दिन में आप मोटरसाइकिल बिल्कुल बिंदास सीख जाओगे। और आजकल तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे लेकर के भगा रहे हैं मोटरसाइकिल, है ना। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर आपको साइकिल सीखी हुई तो आप मोटरसाइकिल आसानी से सीख जाओगे। तो इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको टेक्नोलॉजी को सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से सीख जाओगे। जैसे आज मान लीजिए आज मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे सामने बोर्ड है तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है यहाँ से शट डाउन का मतलब ये होता है बंद करना, मैं बंद कर जाऊंगा। यहां से देखो ये टेलीग्राम लिखा हुआ है, टेलीग्राम ओपन करना। पढ़ा लिखा हो तो मैं टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख जाऊंगा, जल्दी उसको अपना लूंगा। परंतु जो अशिक्षित होते हैं वो जल्दी से नहीं अपना पाते, उनको सीखने में बड़ा समय लगता है। ठीक है, उनके लिए एक अचंभा होता है, और ये क्या हो गया, है ना। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं क्योंकि ये विकास प्रक्रिया को तेज करती है। शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, तो जो शिक्षा के अवसर है कि शिक्षा का और किस प्रकार से दायरा बढ़ाया जाए, हर लोगों तक शिक्षा किस प्रकार से पहुंचाया जाए, तो इनके विस्तार की आवश्यकता पर बल देती है। सरकार कोशिश करती है कि शिक्षा जो है, एजुकेशन है, वो सब तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर घर घर तक पहुंचे। इसलिए सरकारी जो टीचर्स होते हैं उनके कहते हैं कि आप बच्चों के एडमिशन के लिए उनके घर जाइए, उनको बोलिए, माता पिता को समझाइए कि आप बच्चों को स्कूल भेजिए। भारत की सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं। अब बात करते हैं कि मानव पूंजी क्या है। जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधन को नर्स, किसान, अध्यापक, अभियंता और डॉक्टर जैसी मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। तो जैसे जिस प्रकार जो हमारी भूमि है, ये क्या है, हमारा भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन का मतलब क्या है, भौतिक का मतलब फिजिकल, जिसको हम छू सकते हैं। ये मेरी जो टेबल है ये भौतिक संसाधन, ये मार्कर भौतिक संसाधन। तो अब जिस प्रकार से भूमि मेरी भौतिक संसाधन है, उस भौतिक संसाधन को हमने क्या करा, भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर दिया, भौतिक पूंजी में चेंज कर दिया। कैसे? उसमें कारखाना, हमने फैक्ट्री बना दी। अब फैक्ट्री बना दी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो वहां से मुझे खूब पैसा मिलेगा। तो मैंने क्या करा, भौतिक चीज को भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार से अब जो मानव है, मानव में जैसे छात्र, स्टूडेंट, अब उनको हम नर्स बना कर करके, किसान, अध्यापक, अभियंता का मतलब होता है बेटा इंजीनियर, ठीक है, डॉक्टर, इस प्रकार से बना करके हम उनको मानव पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब मानव को राष्ट्र के लिए वैल्यूएबल बना सकते हैं। मानव जिस भी फील्ड में जाए वहां पे देश के लिए बेहतर काम कर सके, ऐसा उसको बना सकते हैं। कैसे? डॉक्टर, इंजीनियर, किसान को एजुकेट करके इस प्रकार से हम उसको पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं, हम उसको असेट में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तस्वीर पैसों की दिखाई है, तो पूंजी, संपत्ति हम मानव को बना सकते हैं। तो भौतिक को भौतिक पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है और मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जा सकता है। हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में भी डिफरेंस जानेंगे। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है जो पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हो और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हो। तो समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें मानव पूंजी की जरूरत है, ठीक है। अब मानव पूंजी का अर्थ क्या है? ऐसे व्यक्ति जो पहले खुद स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हो, जो सबसे पहले खुद को पूरी ट्रेनिंग ले ली हो, पूरा उनमें टैलेंट हो, और फिर उसके बाद वो किसी कंपनी में कहीं पर हेड के रूप में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूलों में प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं, तो लोगों को सिखाने का काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे मानव पूंजी की हमें सबसे पहले जरूरत है कि भाई वो मानव जो होगा वो मानव
और आगे पूंजी बना सके, तो मानव पूंजी की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये मानव ही क्या है, संसाधनों को पहचानेगा और उनसे यूज लेना शुरू करेगा। अब देखिए, हमने उत्पादन के कारक में क्या कहा, भूमि, हमने फिर कहा श्रम, हमने फिर कहा पूंजी, पूंजी कौन सी, भौतिक पूंजी मतलब पैसा, फिर यहाँ पर मानव पूंजी, इसमें जनरली क्या कहा जाता है, मालिक। अभी ये मालिक है ना, ये मालिक सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भूमि को किस प्रकार से यूज करना है, कौन तय कर रहा है, मालिक तय कर रहा है। श्रम का, पूंजी जो पैसा, उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, मालिक तय कर रहा है, ये मालिक इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से हम जो मानव है ना, हम मानव इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तय करेंगे ये संसाधन हमारे काम आएगा, ये काम नहीं आएगा। ये तस्वीर दिखाई गई आपको डॉलर की। दूसरे शब्दों में, हम अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। तो हमें डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, इसमें एक और जोड़ना चाहिए, IAS अधिकारी बनाने के लिए, IPS अधिकारी बनाने के लिए हमें अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है। ठीक है, अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है, क्योंकि टीचर, देखो हमेशा बात ध्यान रखिएगा, जैसे मकान होता है ना, मकान में नींव होती है ना, नींव जरूरी है, जो फाउंडेशन है वो जरूरी है, उसी प्रकार से टीचर है बेटा। टीचर सबसे नीचे रह करके आप सबको ऊपर पहुंचाता है। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं कि जीवन में दो लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आपने त्रिभुज बनाया कभी, ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, आज ये जो दोनों रेखा है ना, ये दोनों रेखा है, ये इस पर टिकी हुई है, इस पर टिकी हुई है। तो इस पर हमेशा बात ध्यान रखिएगा, इस दोनों को कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, अगर आपके जीवन का एक पॉइंट यहां पर है ना, तो वो कौन है, वो आपके फादर मदर है बेटा, आपके पेरेंट्स हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो है वो टीचर है। इन दोनों के हजारों सैक्रिफाइस, इनके हजारों त्याग, इनकी मेहनत, इन सब के बलबूते पर फिर आप सबसे ऊपर पहुंच जाते हो। ये कौन हो, आप हो। आपके माता पिता ने खूब त्याग करा, आपके शिक्षकों ने खूब मेहनत करी, तब जाकर के आप सबसे टॉप पर बैठे हुए। ये छोटी सी बात है, पर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, माता पिता और टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके कारण कि हम या आप सब ऊपर बैठे हुए हैं। ओके, तो अच्छे शिक्षकों की जरूरत होती है, अच्छे ट्रेनर्स की जरूरत होती है, जो कि आपको भी मानव पूंजी बना सके। ओके, ये किताबें आपको दर्शाई गई हैं जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश करने की भी आवश्यकता है। तो अब मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मानव पूंजी में निवेश करने की आवश्यकता है, सरकार उसमें निवेश करे। जैसे कि क्या होता है कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और होता है, तो पहले सरकार क्या है, जहां से खरीदती है ना, उस देश में, हमारे यहाँ देश से कुछ लोगों को भेजते कि भाई आप ये काम सीख कर क्या हो, कि ये कैसे होता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, ये क्या होता है। अब वो जो 10, 20, 100 लोगों की जो टीम भेजी गई थी, अब वो क्या हो चुकी है, सीख चुकी है, वो मानव पूंजी बन चुकी है। अब वो यहाँ पर आकर के लोगों को और सिखाने का काम करेगी कि हाँ भैया ऐसा ऐसा ये सारे यूज होती है, इनको ऐसे यूज करना है। चलिए, तो आज के लिए अपना इतना ही। अभी मानव पूंजी के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से मानव पूंजी आती है, वो जानेंगे, और उसके अलावा भौतिक पूंजी, मानव पूंजी के अंतर भी जानेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा, और आज के एग्जाम्पल्स कैसे लगे वो भी बताइएगा। और आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।